We have already seen when a charged particle is thrown in a magnetic field, the moving charge produces a magnetic field. That's why it interacts with the external magnetic field and experiences a force. How you throw the charged particle in the magnetic field is your choice, but the effect will be accordingly. जैसे हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं कि अगर ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं v वेलोसिटी में, तो ये गोल गोल घूमते रहता है शक्तिमान की तरह। ये हम देख चुके हैं, जिसका रेडियस हम लोग देख चुके हैं कि mv/qb होता है और द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है 2πm/qb, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्रो। दूसरा हम लोग देखें कि अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो कि यहाँ पे कोई एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन के राइट में देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, और पता चला कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर से अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं तो चार्ज पार्टिकल अंदर तो घुसता है लेकिन फिर से बाउंस करके निकल के आ जाता है। ये दोनों ही केस में नोटिस करो सिमिलरिटी ये था कि B और V के बीच में एंगल 90 डिग्री था। दोनों ही केस में एंगल बिटवीन B एंड V वाज 90 डिग्री। अगर B और V के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है तो किस किस्म की मोशन होगा, समझ में आया? तो लिखेंगे ए चार्ज्ड पार्टिकल was thrown in a, ये केस 3 है, हम लोग दो केस देख चुके हैं, ये केस 3 है। A charged particle was thrown in a uniform magnetic field such that the angle between V and B is theta। और आपको बढ़िया से मालूम है कि when this angle theta is 0, the charged particle will move with constant velocity. Theta is 180 degree, then also it will move with constant velocity because the force will be 0. When theta is 90 degree, the particle will move in a circular path. But now at any angle theta we want to know. Suppose theta is neither equal to 0 nor 90 nor 180, कुछ तीसरा चौथा है, ठीक। तो in that case what will be the motion, how will be the motion, ठीक है। चलिए समझने के लिए ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और हमने कोई एक पार्टिकल को फेंका है यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे with some velocity v at an angle theta, चार्ज q, मास m को हमने फेंका। Now you see the velocity of the particle has got two components, a component in this direction and a component in this direction। ये जो कंपोनेंट है ये है v cos थीटा वाला कंपोनेंट और ये है v sin थीटा वाला कंपोनेंट। हमें क्या करना है, ये दोनों कंपोनेंट का इफेक्ट को देखना है और सुपर इम्पोज करना है मोशन के। चार्ज का मोशन क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, समझ में आया? अच्छा, ऐसा केस में पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू द component v cos theta, due to the component v cos theta, ये वाला कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या मोशन होने वाला है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। b और v के बीच में एंगल थीटा था, तो क्या होगा, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को उसी के डायरेक्शन में फेंक देंगे कुछ वेलोसिटी में, तो क्या होता है, there will be no force on it, bq v sin theta होगा ना, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो it will keep on moving with constant velocity। So due to the component v cos theta, थोड़ा जगह बनाते हैं और इसको बढ़िया से लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसा due to
the component v cos theta, the particle does not experience any force so it tends to move with constant velocity v cos theta। ये कंपोनेंट के चलते तो कुछ हुआ नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ड्यू टू द कंपोनेंट v cos theta it tends to move with constant velocity। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द कंपोनेंट v sin theta? v sin theta वाला कंपोनेंट कैसा है? इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल ट्राई टू रोटेट इट इन ए सर्कुलर पाथ। समझ में आया क्या? ड्यू टू द कंपोनेंट तीन मार्क वाला क्वेश्चन आता है। ड्यू टू द कंपोनेंट v sin theta, the particle tends to move in a circular path। बीट नंबर 3। अब ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई चार्ज पार्टिकल इधर को जाना चाहता है कांस्टेंट वेलोसिटी में v cos थीटा में, लेकिन कोई v sin थीटा कंपोनेंट जो इसको घुमाना चाहता है। अगर v cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता तो शायद ये ऐसे गोल गोल घूमता, लेकिन ये कंपोनेंट के चलते क्या होगा, वो ऐसे ऐसे घूमने की बजाय हर वक्त इधर को फोर्स पा रहा है तो ऐसे ऐसे भागने लगेगा कि नहीं भागेगा? समझ में आ रहा है? द पार्टिकल विल फॉलो ए हेलिकल पाथ। द पाथ इज ए हेलिक्स। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको एक दो हेलिक्स को यहां से निकाल दें। अच्छा, क्या लिखेंगे? एज ए कॉम्बाइंड इफेक्ट the particle tends to move in a helical path। पार्टिकल हेलिकल पाथ में जाने की कोशिश करेगा, है ना? the particle tends to go in a helical path। थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं इसको। हाँ ठीक, ये तो चल। the particle tends to move in a helical path। the particle moves in a helical path। अब ये हेलिकल पाथ मतलब, हैव यू एवर सीन ए हेलिकल पाथ? मान लो कोई स्क्रू है, ऐसा कोई स्क्रू है, देखे होगे। ये स्क्रू में जो ग्रूव्स है, ऐसे ऐसे करके ग्रूव्स जाते हैं ना। अगर माइन्यूटली देखो तो ग्रुप कैसा है, जैसा है, दैट इज द पाथ ऑफ ए हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड ए हेलिकल पाथ। समझ में आ रहा ना? इस ऐसा एक रास्ते को हेलिकल पाथ कहते हैं। कोई चीज ऐसे आ रहा है, ऐसे घूमते घूमते नीचे आ रहा है तो हेलिकल पाथ। मान लो उस ग्रुप में छोटा सा कीड़ा चलते हुए नीचे आ रहा है, दैट मींस इट इज मूविंग इन ए हेलिकल पाथ। कोई स्क्रू में व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स कैसे पता करते हैं? ऐसा दो थ्रेड के बीच में जो गैप है, नहीं? यहाँ पर पिच ऑफ द हेलिक्स किसको कहेंगे? दो थ्रेड के बीच में जो गैप है उसको हम कहेंगे पिच। बाय डेफिनेशन ये पिच क्या है? अगर ये पार्टिकल जो इस थ्रेड में आ रहा था वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, यहां से शुरू किया था यहां पर आ जाएगा, तब तक कितना नीचे आ गया है? समझ में आ रहा है क्या? When the particle makes one complete revolution, how much axially it advances gives you the pitch। pitch का मतलब हुआ है
द एक्सियल एडवांस इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। समझ में आया क्या? एक बार घूमते घूमते इधर को कितना दूर निकल गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पिच। मतलब वो चलना शुरू किया सपोज यहाँ से, फिर से आके यहाँ पर जब पहुंचा, एक बार घूम चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम कहेंगे पिच। समझ में आया क्या? तो अब हम वो लिखने जा रहे हैं, बस यही आता है क्वेश्चन में। व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 नॉर 180 नॉर 90 डिग्री, फाइंड द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ फॉलोड। ये आता है क्वेश्चन। तो बस जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखना है। बीट नंबर 4 मैं अभी आपको पिच नहीं बताया हूं, लेकिन आप बता दोगे। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू एक्सियल एडवांस इन वन रिवॉल्यूशन। एक बार घूमते घूमते आगे की तरफ कितना दूर जाएगा। अच्छा बताओ, इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या था? v cos थीटा। और एक बार घूमने के लिए कितना समय लेता है? क्या कितना वेलोसिटी था उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितने भी वेलोसिटी में फेंको, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम होता है 2πm/qb, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज v cos थीटा 4 × 2πm/qb हो गया पिच का फॉर्मूला। बस उतना ही करना है। Pitch of the helix is given by v cos theta into 2πm/qb। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए हम इसके ऊपर अभी छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन a proton and an alpha particle were thrown inside a uniform transverse magnetic field बीट नंबर ए में with same momentum बीट नंबर बी में with same kinetic energy, in each case find ratio of their time periods of motion। दोनों का टाइम पीरियड ऑफ मोशन का रेशियो निकालना है। क्या दिया है? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन वे थ्रोन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री था। शायद आपको मालूम होगा कि ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। कहने का मतलब है mass of alpha particle is 4 units and that charge of alpha particle is 2 units, है कि नहीं? क्योंकि अल्फा के अंदर हीलियम न्यूक्लियस है भाई, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर है, तो mu में आप कहेंगे इसका 4 यूनिट्स है। और प्रोटॉन के लिए मास ऑफ, अगर इसको हम 4m कहेंगे सपोज, मास ऑफ प्रोटॉन को कहेंगे m और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को कहेंगे 1। नहीं, इसको आप 2e कहो और इसको 1 कहो। चलो हम जनरलाइज्ड मेथड में करते हैं। ये e है। ये डाटा हमें मालूम है, नहीं भी मालूम है तो लिख लो कि वी नो दैट। किसी को थोड़ी मालूम है कि मालूम नहीं है तुमको, तो आप लिख सकते हो इसे। वी नो दैट अल्फा पार्टिकल इज
हैविंग ए मास 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज है डबल ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों को सेम मोमेंटम में फेंका गया, टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। बिट नंबर 1, when P of alpha particle is same as P of proton, तो आप कहोगे कि दोनों का मोमेंटम तो बराबर है, तो आप कहोगे कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, हमें ये मालूम है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय 2 पाई m बाय qb। इसमें वेलोसिटी का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या इसमें मोमेंटम बराबर हो या नहीं हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे T फॉर अल्फा पार्टिकल एंड T फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 पाई बाय b, तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, तो m फॉर अल्फा पार्टिकल बाय q फॉर अल्फा पार्टिकल इनटू m फॉर प्रोटॉन बाय q फॉर प्रोटॉन, है कि नहीं? बाकी 2 पाई बाय b सेम फॉर ऑल, नहीं? तो क्या कहोगे आप? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m और ये हो गया 2e, ये e बाय ये है m, सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 2:1? कब? व्हेन मोमेंटम इज सेम। मोमेंटम सेम हो ना हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इट डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। सेम काइनेटिक एनर्जी में फेंकेंगे, क्या फर्क पड़ता है? काइनेटिक एनर्जी भी फेंको, वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, बट इट डजंट डिपेंड, तो m और q के ऊपर ही डिपेंड करता है, है कि नहीं? तो बाकी के डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मोमेंटम मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, काइनेटिक एनर्जी मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, बट द टाइम पीरियड रेशियो विल बी 2:1। समझ में आया क्या? हाँ, अगर रेडियस का रेशियो पूछा होता तो डिपेंड करता है, नहीं पूछा नहीं है। अगर हम कहेंगे रेडियस का रेशियो निकालना, यहाँ पर पूछा नहीं है स्कूल में, लेकिन पूछ लेते हैं। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यू नो इट इज mv बाय qb। mv बाय qb होता है कि नहीं होता है? mv बाय qb, और यहाँ पर b इज सेम, mv इज सेम, mv is also same because momentum is same। नहीं, आप जानते हो कि रेडियस इज mv बाय qb। क्या आप इसको मोमेंटम बाय qb नहीं लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर रेडियस का रेशियो जो होगा वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू p तो बराबर हो गया, b भी बराबर हो गया, इट इज q ऑफ प्रोटॉन बाय q of alpha particle and is not it 1/2। so radius का रेशियो हो गया 1:2। कब? when momentum is same। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, इट विल बी सेम 2:1। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कोई एक चार्ज Q है जिसका मास m है, यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q है, मास m है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है B। अब इसको फेंका गया v वेलोसिटी में, इसको भी फेंका गया v वेलोसिटी में। थोड़ा ढंग से फिगर को लिखें। ये है q एंड माइनस m, ये है सॉरी q एंड m, दूसरे वाला है माइनस q एंड m। दो पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड
सेम स्पीड में फेंका गया। टू पार्टिकल्स q, m and minus q, m were thrown simultaneously. Two particles q, m and minus q, m were thrown simultaneously in a transverse magnetic field. When thrown simultaneously as shown, after what minimum time distance between them will be मैक्सिमम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? ऑल्सो फाइंड दिस मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सब कुछ आपको दिया गया है, यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दो पार्टिकल को इसे फेंका गया है, उनके बीच में डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले बोलो कि जो q, m वाला पार्टिकल है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, इधर जा रहा था तो फोर्स विल बी अपवर्ड, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। और माइनस क्यू वाला जस्ट उल्टा। अच्छा, किसका रेडियस ज्यादा होगा? दोनों का v बराबर है m बराबर है, mv बाई क्यू भी दोनों का बराबर होगा। ये जितना बड़ा रेडियस की सर्किल में घूमेगा ये उतनी बड़ा रेडियस की सर्किल में घूमेगा। किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? टाइम पीरियड विल बी सेम। मतलब जब तक ये एक बार घूम के वापस आएगा तब तक ये भी एक बार घूम के वापस आएगा, है कि नहीं? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब ये घूम के आके यहाँ पे पहुंचेगा और ये घूम के आके यहाँ पे पहुंचेगा, तभी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और अगर ये जो घूम रहे इनका रेडियस r है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? 4r। समझ में आ रहा है क्या? कितने समय के बाद होगा? आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन के बाद होगा। अच्छा, हाफ रिवोल्यूशन के लिए समय कितना लगेगा? पूरा रिवोल्यूशन का लगता है 2 पाई m बाई क्यू बी, तो हाफ रिवोल्यूशन के लिए पाई m बाई क्यू बी। तो आफ्टर ए टाइम पाई m बाई क्यू बी, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 4r, फिर r इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी। क्या समझ में आया? तो लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन में लिखेंगे द पार्टिकल्स और द फर्स्ट पार्टिकल moves in a circle in anti-clockwise sense. Motion in a circle with anti-clockwise sense. अच्छा, and second particle moves in clockwise sense. Both move in circles of r is equal to mv by qb as shown.
distance between them is maximum after half revolution, that is half of 2 pi m by qb. So it is pi m by qb. Maximum distance is equal to 4r, it is 4 mv by qb. क्या बात समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा आफ्टर ए टाइम हाफ रिवोल्यूशन, दैट इज पाई एम बाई क्यूबी। इतनी समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होने वाला है, और दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज 4 mv by qb। अगला क्वेश्चन, हियर ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड B0 exists to the right of line AB। यहाँ पर कोई एक लाइन है AB, to the right of this line AB there is a uniform magnetic field। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये लाइन है AB, कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। ये AB है लाइन, इस लाइन की राइट को ऐसा चीज एग्जिस्ट कर रहा है। यहां से कोई चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका, व्हेन आई थ्रो द चार्ज पार्टिकल विथ सम वेलोसिटी v, चार्ज q, मास m, a particle was thrown into the field as shown। A particle was thrown into the field as shown। Thrown into the field as shown। Find the average velocity of particle during its motion in magnetic field। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था बताओ? ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंके एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन सच ए सिचुएशन अकर्स। जब हम ये चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकेंगे, आप जानते हो कि ये ऐसे जाएगा और घूम जाएगा और घूम के हुए ऐसा करके निकल के आ जाएगा। जब वो निकल के आएगा उसका स्पीड बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? स्पीड रिमेन सेम। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, जो जो स्टेटमेंट को हाईलाइट किए उसी से आपका बोर्ड निपट जाएगा। मैं तो जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ क्योंकि एंट्रांस के लिए, नहीं तो बोर्ड वाले तो थ्योरी से निपट जाएंगे। थ्योरी को बढ़िया से याद रखना। नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो क्या लिखना है वो इसमें पूछ सकते हैं, explain the path of the particle and find the average velocity। नहीं तो क्या लिखेंगे? The particle follows
a semicircular path of radius कितना r, कितना है वो mv by qb, and comes out of magnetic field after half revolution, that is t is equal to pi m by qb। क्या ये बात सबको समझ में आया? है ना? चलिए, अब ये चार्ज पार्टिकल घुसा तो ऐसे, निकला ऐसे, और इधर का क्या गया, और ये था मैग्नेटिक फील्ड ए बी वाला बाउंड्री लाइन। ये मोशन में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? घुसा था यहां से, निकले था यहां से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इट इज 2r, नहीं, जबकि r की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 2mv by qb। अच्छा, टोटल टाइम इट इज pi m by qb। क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? नाउ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इट इज 2mv by qb and it is pi m by qb, pi m by qb, सब मार्कपीट हो गए, मिला 2v by pi। किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। They'll ask you, an alpha particle was thrown with a velocity v, a proton was thrown with a velocity v, whose average velocity will be more? Same, 2v by pi। ना m ना q ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट को नोट करो कि द एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड ऑफ थ्रो, किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। जब किसी एक पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक देते हैं, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्रो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्रो, बट द एवरेज वेलोसिटी इज 2v by pi। क्योंकि रास्ते में उसका स्पीड हर जगह कांस्टेंट होगा, नहीं, हर जगह स्पीड कांस्टेंट होगा। चलो, हमें ये सारा फॉर्मूला कुछ नहीं आता है, हमें ये कुछ भी फॉर्मूला नहीं आता है, और हमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, और मैं क्या देख रहा हूँ कि कोई ऐसा एक में इसके राइट में एक मैग्नेटिक फील्ड था, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे करके आया, ऐसे करके बाहर निकला। आप जानते हो कि अगर यहाँ पर स्पीड v था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरह है, कोई काम नहीं करता है, तो स्पीड सेम रहेगा, ये v स्पीड में आएगा। कितना रेडियस की सर्किल में जाएगा मालूम नहीं है, कुछ तो होगा। अच्छा ठीक है, तो उसको कितना दूर जाना पड़ेगा भैया? पाई आर डिस्टेंस जाना पड़ेगा, पाई आर डिस्टेंस जाना पड़ेगा, वो भी v स्पीड में। तो क्या टाइम लगेगा? पाई आर में भी। और क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट? 2r। तो क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? इट इज 2r by pi r by v इज 2v by pi। खत्म कहानी, नहीं? तो once a charge particle is thrown into a magnetic field, it will come out, but the average velocity will be always independent of anything else other than v। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे, वो घूम के आएगा, बाहर आ जाएगा। खाली ऐसे नहीं, आप टेढ़ा फेंकोगे तो ऐसे निकल के आ जाएगा। In that case also you'll see the average velocity depends only on the velocity of injection, कैसे थ्रो किए हो, एंड स्पीड ऑफ थ्रो। समझ में? मास, क्यू, ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा
टॉर्च को इसे करते हैं। A small charged metal block, a small charged metal block was thrown on a rough horizontal surface, with coefficient of friction mu at a velocity v0, at a velocity v. A uniform magnetic field B exists along vertical direction ठीक है, along vertical direction. Draw the path followed by the particle. Also find total distance moved by it. Before it stops. थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे। किसी एक रीजन में मान लो कि एक फ्लोर है और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर टू द फ्लोर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। और इस पे क्या हुआ है कि कोई एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है जिसका कुछ मास भी होगा, स्मॉल ब्लॉक है, ये रफ प्लेन है, उसको कुछ हमने v0 वेलोसिटी में फेंक दिया। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हो कि तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में और ये गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा। जो रेडियस बनेगा दैट रेडियस विल बी mv/qb, है कि नहीं? अगर ये प्लेन रफ नहीं स्मूथ होता तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में घूमते रहता, क्योंकि स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन ये रफ है, जब चलेगा तो घिंचेगा तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। जैसे ये धीरे धीरे स्लो होने लगेगा रेडियस भी घटने लगेगा। समझ में आया क्या? सो हाउ द पाथ इज गोइंग टू बी, ये पाथ पहले तो बड़ा रेडियस से शुरू होगा और धीरे 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 छोटे होने लगेगा। Are you getting? Slowly string can go like this. The path will be looking like a spiral. ठीक है, ये स्पाइरल एक पाथ बनेगा और ये ऐसे 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 चलने लगेगा और कंटिन्यूअसली घिस रहा है, फ्रिक्शन के चलते वेलोसिटी घट रहा है। एक समय आएगा जहां पर आके कहीं ये रुक जाएगा। जब वो रुक गया, पूछा है पाथ कैसे होगा बताओ और कितना दूर गया वो भी बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ये भी बताना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे एज द ब्लॉक स्लाइड्स its speed decreases due to friction as R is equal to mv/qb,
radius of path gradually decreases. It follows a spiralic path. अच्छा, ये बात है। तो चलते चलते आया, मास m आके यहाँ पर रुक गया। क्या इसमें कोई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है? हाँ हुआ है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल व्हेनेवर इज वर्क इज डन अगेंस्ट और अगेंस्ट एनी कोई फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब इसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा है? एक तो वेट आ रहा होगा जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। तीनों का तीनों फोर्स मैग्नेटिक वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो उनके चलते कोई वर्क तो नहीं होगा, रह गया फ्रिक्शन। तो जो वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। मतलब जो भी एनर्जी लॉस हुआ है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। कितना लॉस हो गया है? सारा हाफ में मिसकर लॉस हो गया है। तो हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है? हाफ एम ई नॉट स्क्वायर। एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया है? यू से फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? स्लाइड कर रहा था तो म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस, अगर एस गया होगा तो एस। तो यहां से तो m कैंसिल हो गया और यहां से आपको s का वैल्यू मिला v नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। मतलब किसी रफ प्लेन पे सीधे फेंक देते, जितने दूर पे जाके रुकेगा अब मैग्नेटिक फील्ड होने से उतना ही दूर जाएगा, घूम घूम के उतने ही दूर जाएगा और रुकेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lorentz force on a moving charge in a composite field of E and B, in a composite field of E and B। फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कि किसी एक जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ऐसा एक जोन में किसी एक चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी में फेंक दिया, ठीक है? तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल? समझ में आया क्या? इफ ए चार्ज q is thrown in a composite field of E and B, then force on the charge is given by net force is equal to electric force plus magnetic force. नहीं, electric force is nothing but E into Q. Magnetic force is QV cross B. समझ में आया क्या? तो आपको सारा डाटा दिया रहेगा, आप पूछेंगे बताओ नेट फोर्स क्या है।
दोनों वेक्टर को निकालो और छोड़ो। ई दिया रहेगा समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, भी दिया रहेगा समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, बी दिया रहेगा समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप। निकालो तो आप निकाल सकते हो वैल्यू डाल के, लेकिन बहुत रेयरली आता है। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को कहते हैं लोरेंजस फोर्स, लोरेंजस लॉ बोल के कहते हैं। ठीक है, पहला चीज हमें समझ में ये आया। दूसरा, इन सच ए composite field the particle can move with constant velocity। फोर्स आने की बाद भी कांस्टेंट वेलोसिटी में चल सकता है। इफ नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इज जीरो, मतलब नेट फोर्स इज जीरो। और इसका मतलब ये हुआ ई क्यू प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्यू को कॉमन लो और फेंक दो, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी क्रॉस बी। और आप जानते हो कि माइनस ऑफ भी क्रॉस बी इज सेम एज बी क्रॉस वी। So I can say if E is equal to B cross B. So the condition for constant velocity motion in a composite field is E is equal to B cross B. नहीं, मतलब E must be perpendicular to B and perpendicular to V, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट E के बराबर है। तो जरूरी ये है कि E बी आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ई एंड वी आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। बी और भी के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो एंगल बिटवीन ई एंड बी मस्ट बी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन ई एंड वी मस्ट बी 90 डिग्री। नहीं, बी और भी के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, तो क्या लिखेंगे? 10 for constant velocity motion E must be perpendicular to B and E must be perpendicular to V। ये जरूरी है, E जो है वो B और V दोनों को परपेंडिकुलर होना जरूरी है। वो बोलेंगे एक जगह E ऐसा है, B is making 30 डिग्री विद दैट, बताओ कौन सा डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा? ऐसा कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने के लिए E मस्ट बी इक्वल टू B क्रॉस V, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर E है तो इसके साथ भी E परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी E परपेंडिकुलर है। समझ में आया? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा, ये बात है। पॉइंट नंबर 3, जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम फेंके ऐसे तो बन गया E इज इक्वल टू बी क्रॉस बी फॉर द कंडीशन दैट द चार्ज पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वो क्या पूछेंगे एग्जाम में? जो BV है, B क्रॉस V है, वो E के बराबर हुआ, तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में साथ साथ आ गया कि टेस्ला मीटर पर सेकेंड इज सेम एज न्यूटन पर कूलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बेस्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ BV, ऐसे करके दे देंगे। BV का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। समझ में आया क्या? वो बोलेंगे B into V हैज ए यूनिट सेम एज न्यूटन पर कूलम, ऐसे करके नीचे बहुत सारा डाटा दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, when a charged particle is thrown in such
composite field या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव नहीं करेगा, दो ही केस हो सकता है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने का कंडीशन देख चुके हैं, E मस्ट बी इक्वल टू B क्रॉस B। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव नहीं किया तो कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाएगा, अपनी अपनी मर्जी के रास्ते में जाएगा। तो इन दैट केस when a charge particle is thrown in such composite field, any change in kinetic energy of particle is equal to work done by E, क्योंकि B तो कोई काम करता नहीं है। अगर कंपोजिट फील्ड है E और B का और आप कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, कैसा गया किधर से गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ तो वो किसके लिए होगा, E के लिए होगा, B के लिए नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये जो हमें अभी समझ में आया थोड़ा इसको यूज करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए in a region E is equal to 2ik plus 4jk Newton per coulomb, B is equal to ik plus ये 4jk 2ik plus 2jk सॉरी 2ik plus 2jk, ये ik plus jk टेस्ला। A positive charge was thrown with velocity, क्या वेलोसिटी में, it was thrown with velocity v is equal to thrown with a velocity v is equal to 3ik plus 3jk meter per second। ठीक है, choose the correct statements। आपको बताना है particle moves with constant speed constant velocity particle moves with constant acceleration। क्या सही है आपको बताना है, constant acceleration और none of this। क्या लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो चीजों को कैसा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। E दिया है 2ik plus 2jk और B दिया गया है ik plus jk। क्या ये डाटा को देख के आपको समझ में आ रहा है कि E और B आर इन द सेम डायरेक्शन, है ना, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ये जितना ik जितना jk है the values are proportional। You clearly see E is equal to twice of B। B में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो E आ जाएगा, मतलब E और B सेम डायरेक्शन में है। अगर E और B दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और चार्ज पार्टिकल को फेंका गया उसी डायरेक्शन में, जस्ट इमेजिन, यू कैन थिंक ऑफ, यहाँ पे E था ऐसे और B भी ऐसे ही था,
कोई चार्ज पार्टिकल को आपने फेंका ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए आएगा कि दोनों के लिए आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर कोई मूविंग बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स आता है इस डायरेक्शन में, तो उसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, और तो इसका एक्सीलरेशन होने लगेगा। क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? EQ/m, एक्सेलरेशन विल बी EQ/m। तो आप क्या देख रहे हो? इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कितना है एक्सीलरेशन? EQ/m। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाता तो क्या हो जाता? मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड। स्पीड भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? चलिए बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ यूं है कि यहाँ पे चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। E0 is the electric field, B0 is the magnetic field, and you clearly see E0 and B0 are in the perpendicular direction। अच्छा, मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल को, जिसका चार्ज Q है, मास M है, उसको ओरिजिन पे छोड़ दिया रेस्ट से। अब इसकी मोशन के बारे में हमें एनालिसिस करना है, समझ में आया? अगर हम इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस विल बी आउटवर्ड्स, और B0 उल्टा है तो हम कहेंगे B0 जेड एक्सिस का उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। In a region B is equal to minus B0 K cap and E is equal to E0 I cap, मतलब along x axis है। A charge Q of mass M was released at origin। धीरे से इसको ओरिजिन पे छोड़ दिया गया। क्वेश्चन समझ में? बारी बारी से हम लोग करने लगेंगे क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बिट नंबर 1, फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्वेश्चन बार बार आया है, बहुत बार आया है। ऑफ दी चार्ज पार्टिकल, यही बिट, चार्ज पार्टिकल का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन तो तब होगा जब उसके ऊपर फोर्स होगा। फोर्स इसके ऊपर क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स होगा? सोनू क्या पढ़े जा रहे हो जब मैं पूछ रहा हूँ? सॉरी क्या है इसमें? अवॉइड कर रहे हो? तो बताओ क्या है, किसके लिए होगा? क्यों मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यों नहीं होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा वही मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज को छोड़ दिए, चार्ज को लाके ओरिजिन पे छोड़ दिए, किसके लिए फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते? प्रज्ञावाद भाषा से कितना इंटेलिजेंट जैसे बात करते हो, छोटी छोटी चीज भूल जाते हो। अरे ये मूव करेगा तभी ना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डालेगा, तो रेस्ट में आएगा क्या? नहीं ना। तो ये तो ऐसा है कि ये जो जब अर्जुन ने ना भगवान जी को बोला कौन मेरे से लड़ना चाहता है, लेके चलो तो देखते हैं थोड़ा, एक बार
थोड़ा देखते हैं कौन है वो, किसके इतना दम है कि मेरे से लड़ना बोल रहे। तो भगवान जी लिए उसको खड़ा कर दिए दोनों के बीच में। वो जाके मुड़ के देखा कि वहाँ पर कौन है, उसके कौन है, ग्रैंडफादर है नहीं, उसके रिलेशन सब है, भाई लोग है, भीष्म है, उसका अपना टीचर द्रोण खड़ा है। बोला अरे रे भगवान जी ये लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है, और हम लोग चले चलते, क्या अपनों को मार के राज लेने से क्या फायदा है, चलो वापस चलते हैं। तब भगवान बोले कि तो ज्ञानी जैसे तो बात करता था, अब कैसे मूर्ख जैसे एक्टिविटी कर रहा है। जो बदमाशी कर रहा है उसको मारना है, कोई भी हो, है कि नहीं, कोई भी हो मारना है उसको। तो ज्ञानी जैसे बात करते हो, इस खड़ा है बोल रहे हो, उसके ऊपर फोर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं डालता प्रज्ञा। इस तब भगवान बोले से कि हाँ प्रज्ञावाद स्वभाव, मतलब तुम ज्ञानी जैसे बात तो करते हो, मूर्ख जैसे कर्म करते हो। फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा कि E0 इंटू क्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। इन जनरल द फॉर्मूला इज E0 इंटू क्यू प्लस क्यू भी क्रॉस भी, भी तो जीरो है, तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, E0 क्यू बाई m। किधर को होगा, जिधर को E0, इधर को किधर को था, इधर को, तो इट इज आई कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इट इज लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इनिशियल एक्सीलरेशन विल बी EQ बाई m। इतना छोटा सा चीज होता है आंसर। इसका मतलब ये पार्टिकल इधर चलना शुरू करेगा। बढ़िया है। चलिए बिट नंबर 2 में इन व्हिच प्लेन द पार्टिकल मूव्स। ये पार्टिकल कौन सा प्लेन में मूव करेगा, ये पार्टिकल कौन सा प्लेन में मूव करेगा। मैं थोड़ा ये फिगर को यहां से कॉपी करके ले आता हूं। जो हमारा था केस, इस केस में पार्टिकल कौन से रास्ते में जाएगा। ठीक है, तो कौन से रास्ते में जाएगा। देखो जैसे जैसे ये पार्टिकल चलने लगा तो हुआ यूं कि इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स आने लगेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा उसके ऊपर फोर्स आएगा, किधर को, भाई मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आएगा ही। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है ना, ए पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स बरकरार है EQ, बट मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स आने लगेगा। कैसे, ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाने की कोशिश करेगा। अगर इधर खींचने वाली कोई फोर्स नहीं होता तो घूमते रहता घूमते रहता घूमते रहता, लेकिन जब ये घूम रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर को खींच रहा है। रीडिंग नो हेलिकल नहीं होगा। अब ये हर बार क्या होगा कि घूम के जाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेता है, और घूम के जाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेता है, और ऐसे करते करते जा रहा है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचते खींचते इसे ऐसे करके मूव करवाते हुए ले रहा है। तो कौन सा प्लेन में ये मूव कर रहा है, XY प्लेन में। इट इज मूविंग इन XY प्लेन, इट इज नॉट गोइंग टू द Z प्लेन, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है कौन सा डायरेक्शन में था, देखो तो Y डायरेक्शन में था। इलेक्ट्रिक फोर्स X डायरेक्शन में, तो पार्टिकल मूव करेगा कौन सा प्लेन में, XY प्लेन में, है कि नहीं। हाँ तो हाँ बोलो सर। वो प्रीवियस केस में भी तो जो कंपोनेंट्स थे V के वो वैसे ही एक्ट कर रहे थे, बट हेलिकल पाथ अलोंग X एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो V है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल है, व्हाट इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, cos 90 व्हिच इज 0। होता तो भी बाहर जाता उधर, इधर V is perpendicular to B, है कि नहीं। what is the component of V in the direction of B, 0, sorry 90 डिग्री, तो कंपोनेंट हो जाएगा V cos 90 is 0। अच्छा ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पे, हम बोलेंगे एज सॉल्यूशन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स are along XY plane. The particle
moves in XY plane। क्या बात समझ में आया? ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए बीट नंबर 3 में चलते हैं। विद द सेम फिगर वी आर स्लोली डेवलपिंग द क्विज। अब जब वो ये XY प्लेन में जाने लगा, कितने कितने कहां से होते हुए जाने लगा, तो ये बीट नंबर 3 का बात चल रहा है। तो ऐसे करते जाते जाते कोई एक पॉइंट है XY प्लेन में जिसका वैल्यू होगा, मान लो XY, कुछ हो सकता है X और Y का वैल्यू, और ये ऐसे जा रहा है, आपको मालूम है, ये ऐसे करते हुए आ रहा है, इधर से ऐसे करके गया। जब वो ये XY पॉइंट से होते हुए जा रहा होगा, बताओ उसका स्पीड कितना है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू एनी पॉइंट XY? क्या क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल when it passes through any point x, y। कोई XY पॉइंट से जब वो जा रहा है, बताओ क्या है उसका स्पीड? थोड़ा सेव कर लिया, बड़ा फाइल हो गया था तो उड़ जाएगा, नहीं तो नहीं, 110 पेजेस हो गए। तो ये बात है, बोला कि जब वो कोई XY पॉइंट से होते हुए गुजर रहा था, उसका स्पीड क्या था? शुरू में क्या स्पीड था? 0। शुरू में स्पीड 0 था। अब कुछ स्पीड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? गेन हुआ है। काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है मतलब पक्का उसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है। वर्क कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क। मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी तरह है? तुम्हारे तरह बोलो। हाँ, आपकी तरह मत बोलो, मैं कहता हूँ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपकी तरह है, तो तुम मत बोलो कि कॉपी मार के आपकी तरह है, पागल है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरह है, तो यहाँ पे यहाँ से आने में जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कितना वर्क हुआ है कैसे पता करेंगे? जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना दूर गया है भैया? x। कोई पॉइंट XY जब पहुंचा, इधर को कितना गया? x। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वाज EQ, और उसके डायरेक्शन में कितना गया है? x। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज EQx, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे हम? तो हम कहेंगे एनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी is due to any gain in kinetic energy is due to work done by electric field। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है EQ और उसके डायरेक्शन में डिस्टेंस गया है x, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी को आपको हो गया हाफ m स्क्वायर। वहां से हमें v का वैल्यू मिल गया, कितना? 2EQX बाई m, शायद हाँ है 2EQX बाई m, उसका रूट ओवर। सो जब ये कुछ XY पॉइंट से जा रहा होगा, तब उसका स्पीड कितना होगा? 2EQX बाई m का रूट ओवर। सिंपल सिंपल है कि नहीं? हर क्वेश्चन इज ए स्मॉल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ए स्मॉल क्वेश्चन। अच्छा, तो जब वो ऐसे करते करते घूमते घूमते जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक सिचुएशन आएगा जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि E और B आपस में परपेंडिकुलर है। कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक कंपोजिट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता है व्हेन E and B are in mutually perpendicular directions। तो उसके बारे में थोड़ा सोचें और लिखें। बिट नंबर 4, फाइंड with what constant velocity
it can move in the plane. कितना कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर सकता है बताओ? जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा तब कंडीशन क्या होगा? आप जाते हो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, आपका जो E है दैट मस्ट बी इक्वल टू B क्रॉस B, है कि नहीं? E is already given E0 I cap, B is given B0 माइनस B0 K cap, V मालूम नहीं है V किधर को है, लेकिन यहां से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड में निकालना पड़ेगा व्हाट शुड बी द वेलोसिटी। I cap is equal to माइनस K cap क्रॉस व्हाट, V का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सोचो। हम जानते हैं कि E should be perpendicular to V and perpendicular to B, नहीं? B और V के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। अब K कैप माइनस K कैप है, ये माइनस B0 K कैप है, माइनस K कैप क्रॉस समथिंग इज इक्वल टू I कैप। ध्यान से देखो ना, ये चीज तुम लोगों को मालूम होगा, I कैप, J कैप, K कैप, ऐसा वाला चीज नहीं। आप कहोगे कि I कैप J क्रॉस K इज इक्वल टू I और K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, माइनस K क्रॉस J विल बी इक्वल टू I, मतलब V शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ J कैप, क्योंकि ये माइनस K कैप है ना। सर माइनस को उल्टा है सर, वो माइनस है ना, माइनस के कारण B क्रॉस B हो जाएगा, B क्रॉस एंड B नॉट K कैप। हाँ तो क्या हुआ? सर डायरेक्ट आसानी होगा विजुअलाइज। चलो ठीक है, आसान कर लो। तो ये माइनस K कैप है, ये देखो ये है I कैप है, और ये इज माइनस K कैप क्रॉस व्हाट, ये व्हाट वाला चीज क्या निकला? ठीक है, समझ में आया क्या? तो इससे क्या पता चला? 10 10 10 10 10 फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी along J cap, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस में होना जरूरी है, along पॉजिटिव y एक्सिस। हाँ भाई समझ में आया कितना? अगर इसको हम कहेंगे J कैप तो बन जाएगा ये E0 I कैप इज इक्वल टू माइनस B0 K कैप क्रॉस क्या वेलोसिटी मालूम नहीं है J कैप, तो क्या हो गया? ये K क्रॉस J तो I हो गया, मिला क्या? E0 इज इक्वल टू B0 V0, और व्हाट इज V0 देन? E0 बाय B0। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? तो V0 का वैल्यू क्या होना चाहिए? E0 बाय B0, that should be equal to V0. So what constant velocity? E0 by V0 किधर को? In the direction of positive y axis. So final constant velocity of the particle will be E0 by V0 whole into J cap. क्या बात समझ में आ रहा है? बड़ा टेढ़ा है चैप्टर, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है, छोटे छोटे आर्टिकल है। हम लोगों को तो बच्चों को कोई मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा कुछ मौका मिलता तो सर देखो ये नहीं बोले थे, कंसेप्ट छूट गया था, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें अभी इतने सारे चीज समझ में आया, और भी एक इसमें और एक बिट था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब जैसे वो घूमते 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 जाएगा फाइनली कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा तो किसी एक लाइन में जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या है? दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मींस ए टेंजेंट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। ठीक है, खैर जरूरत नहीं है आपको करने के लिए। तो मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग अभी सारा कुछ देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमें देखना है व्हाट इज द फोर्स एक्सपेंड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जो रहेगा उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही करो, ज़्यादा करोगे तो वैसे ही दिमाग फट जाता है, नहीं कोई वर्क होता नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज, मैग्नेट सब मिला दिए खिचड़ी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा होगा,
लेकिन कंपेयर करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जानकारी के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना चैप्टर कितना आसान हो जाता है कि नहीं, वेरी इजी। एनीवे फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।